अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे बायसॉप्शन बाय बैक्टीरिया। बायसॉप्शन बाय बैक्टीरिया पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायसॉप्शन बाय बैक्टीरिया होता क्या है, किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो बायसॉप्शन मतलब प्रोसेस शो ऑफ करता है, किस तरह से करता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो बायसॉप्शन बाय बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। जबकि बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप का होगा, हम इसे कैसे प्रिपेयर करें बायसॉप्शन के लिए, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि बायसॉप्शन क्या है। बायसॉप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर से। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। जबकि हैवी मेटल्स जो है वो आयरन, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मर्क्यूरी वगैरह हो सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और डाइज को भी रिमूव किया जा सकता है बायसॉप्शन प्रोसेस के लिए। तो ऑन द बेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायसॉप्शन की टाइप है बायसॉप्शन बाय बैक्टीरिया, बायसॉप्शन बाय फंजाई एंड बायसॉप्शन बाय एल्गी। अब हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसॉर्प्शन एबिलिटी, कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बायोसॉर्प्शन जो है वो उसमें रोल प्ले कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया जैसे कि हम जानते हैं वो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, न्यूक्लियस नहीं है उसमें, लेकिन उसमें सेल वॉल है, और उसकी सेल वॉल में जो मेजर कंटेंट है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो ही सेल की शेप को मेंटेन करता है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं जो हैवी मेटल्स को अलाउ करते हैं कि वो उनके साथ आकर बॉन्ड बनाए और वाटर कंटेमिनेटेड वाटर को क्लीन कर सकें। तो सेल वॉल को ही मद्देनजर रखते हुए बैक्टीरिया को टू टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो 90% है, जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया में ओनली 20% है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया में है। तो इधर फंक्शनल ग्रुप्स जो प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पर टिकोइक एसिड और डिक्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर लिपिड कंटेंट जो है वो वेरी लो है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, इस डायग्राम में दिखाया गया टी ए फॉर टिकोइक एसिड एंड एल टी ए फॉर लिपोटिकोइक एसिड। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसलिए इनका जो फ्री ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, जहाँ पर आकर नेगेटिव हैवी मेटल्स अटैच होंगे, और इस तरह से नेगेटिव हैवी मेटल्स को जिनके पास नेगेटिव साइन है उनको रिमूव करने के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को वाटर में एक्सपोज करवाया जाएगा। जबकि हमारे पास सेकेंड टाइप जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फोस्फोलिपिड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो प्रेजेंट है, जबकि लिपिड कंटेंट जो है वो 20 to 30% है। इसलिए जैसे कि ये फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, और ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स यानी कि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। जबकि पेप्टाइडोग्लाइकन की सिर्फ ये छोटी सी एक बारीक सी लेयर है, जबकि यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन काफी ज्यादा था और फंक्शनल ग्रुप को काफी ज्यादा स्पेस मिली हुई थी अटैच होने के लिए। जबकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ यहाँ पर लिपो पॉलीसेकेराइड्स ये चेन है, ओ साइड चेन जिसे हम कह रहे हैं, और ये नेगेटिव बैक्टीरिया तो ये पॉजिटिव हैवी मेटल्स को अलाउ करता है, अपने साथ बाइंड करता है और उन्हें रिमूव कर देता है कंटेमिनेटेड वाटर से। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है वो ही रिस्पॉन्सिबल है मेटल बाइंडिंग की। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल में है बेसिलस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, जबकि सूडोमोनास और इकोलाई जो है वो नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि ये दिखने में ऐसे है, बेसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस ये पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल है, जबकि सूडोमोनास और इकोलाई ये जो है ये नेगेटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। तो इन स्पीशीज को इनके डिफरेंट पाथवेज हैं। सबसे पहले प्रोसेस आता है कि किस प्रोसेस के थ्रू जो है ये बायोसॉर्प्शन शो करते हैं। बैक्टीरिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं बायोसॉर्प्शन के लिए, उसकी किस तरह की टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसको हम आए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि हमारे पास थ्री पाथवेज हैं, यानी कि सेल वॉल के साथ जो हैवी मेटल्स हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ हैवी मेटल्स कैसे
जो है वो शो करेंगे अपनी अटैचमेंट को। तो सबसे पहले है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, यानी इसमें डायरेक्ट अपटेक होगा, किसी भी हैवी मेटल का डायरेक्ट अपटेक होगा, डायरेक्ट जो है वो आकर अटैच हो जाएंगे सेल वॉल के साथ। जबकि पैसिव एड्सॉर्प्शन में भी सेल वॉल के साथ ही आकर अटैच होंगे हैवी मेटल्स, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक है। कोई भी चीज़ पैसिव में स्पेसिफिक नहीं है, जबकि बायो एक्यूमुलेशन है अटैच होने के बाद उनका सेल वॉल के में ही रहना या साइटोप्लाज्म में चले जाना, जैसे कि ये दिखाया गया है। अब ये सेल वॉल है, जबकि ये ब्लू वाली सेल वॉल है, जबकि ये जो है ये एक हैवी मेटल है। अब बायो एक्यूमुलेशन होगी, एक्टिव बेस से होगी, पैसिव से होगी, यानी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दोनों तरह से डायरेक्टली अपटेक हुआ साइटोप्लाज्म में आ गया। इसके अलावा ये हैवी मेटल्स के साथ क्या हो सकता है, ये नॉन टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में भी जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये फर्दर प्रोसेस होंगे जिन्हें हम नेक्स्ट तरफ ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे ये है बायोसॉर्प्शन में, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेल वॉल, अब सेल वॉल जो है वो क्या करेगी, वो यहाँ से उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा सकती है। इसके अलावा वो यहाँ पर सेल वॉल में ही रिटेन रह सकते हैं हैवी मेटल्स के, क्योंकि सेल वॉल में है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि अमाइन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप या तो सेल वॉल हैवी मेटल्स को अपने साथ अटैच करके वहीं पर रखते हैं, या उनको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। फिर वहाँ पर वो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक हो जाते हैं और फिर सेल से बाहर दोबारा आ जाते हैं बैक्टीरिया, उन्हें जो है वो बाहर निकाल देता है। जबकि बायोक्यूमुलेशन यानी कि सिर्फ वो स्टोर होते रहते हैं या डिटॉक्सिफाई होते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लीचिंग, यानी कि हैवी मेटल्स जब सेल वॉल में आएंगे, उनके साथ कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा एलिमेंट अटैच हो जाएगा जो उनकी टॉक्सिसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा या कम कर देगा, तो उसे हम बायोलीचिंग वाला प्रोसेस कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है। अगर हम डेड बैक्टीरिया यूज़ करें तो वो आयन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी रखता है फिजिकल, यानी कि उसे सिर्फ डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा या कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। जबकि जो लिविंग बैक्टीरिया है वो सेल को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसमें प्रीसिपिटेशन होगी। प्रीसिपिटेशन जैसे कि यहाँ पर है कि उसमें मेटल की इमोबिलाइजेशन होगी, कि मेटल जो हैवी मेटल है उसको बिल्कुल उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी मूवमेंट जो है मतलब मेटल को फिक्स कर दिया जाएगा, तो उसे हम बायो प्रिसिपिटेशन कहेंगे। तो डेड जो लिविंग बैक्टीरिया को क्या करेगा, वो या तो उसे बिल्कुल इमोबिलाइज कर देगा या वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल वॉल के बाद, सेल वॉल से सेल साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा एक अदर भी मेटाबॉलिज्म है बायोजॉर्प्शन का, जिसमें उसमें वो कहते हैं कि वो उसमें इंट्रासेलुलर एब्जॉर्प्शन भी होगी, सेल सरफेस एब्जॉर्प्शन भी होगी, सेल सरफेस भी होगी, लेकिन उसमें डिफरेंट एट द एंड वो ही यही 4-5 वाले जो है वो शो करवाए जाएंगे, या वो इस तरह से होगी, ऐसे इसमें डायरेक्टली इसमें बताया गया है कि इसमें डेड बैक्टीरिया क्या करेगा और लिविंग बैक्टीरिया क्या करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्विंग बायोसॉर्प्शन बाय बैक्टीरिया, कि जब हैवी मेटल आकर सेल वॉल के साथ अटैच होगा तो नेक्स्ट क्या क्या होगा। तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो अटैचमेंट होगी, जिसमें हैवी मेटल आके बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल में आकर अटैच हो गया। फिर उसके बाद होगी बॉन्डिंग, किसकी, वो जो वहाँ पर मौजूद है फंक्शनल ग्रुप और हैवी मेटल्स की। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो सकती हैं जो उसे स्टेबल करेंगी। उसके बाद होगा डायरेक्टली अपटेक, या तो वो सेल वॉल के अंदर ही रहेंगे या ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। फिर वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि वो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वो नॉन टॉक्सिक हो जाएंगे तो बैक्टीरियल सेल उन्हें खुद ही एक्सक्रीट कर देगा आउट ऑफ द सेल, और अगर वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में है तो वो उन्हें डिटैच कर देगा, बैक्टीरिया उन हैवी मेटल्स को जो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया इन बायोसॉर्प्शन इन्वॉल्व, कि प्रोसेस क्या है बैक्टीरिया का, हम बैक्टीरिया को किस तरह से यूज करेंगे बायोसॉर्प्शन शो करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया का स्ट्रेन सेलेक्ट करना है। इस बात से क्या मुराद है कि हमने पहले देखना है कि अगर अगर वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो वहाँ पर मौजूद हैवी मेटल्स को भी अपटेक कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे हम, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ टाइप्स को। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बैक्टीरिया का स्ट्रेन सेलेक्ट करना है। तो स्ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद हमने देखना है कि हमने उसे एक हैवी मेटल के साथ, डिफरेंट हैवी मेटल्स के साथ एक्सपोज करना है, और फिर हमने ऑब्जर्व करना है कि वो किस हैवी मेटल को अपटेक करके वाटर को क्लीन कर सकता है। स्ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद हमने उस बैक्टीरिया की कैपेसिटी चेक कर ली कि वो किस हैवी मेटल को जो है वो रिमूव कर सकता है। फिर हम उस बैक्टीरिया को कल्चर करवाएंगे, उसकी कॉलोनीज बनवाएंगे। कॉलोनीज बनाने के बाद हम थर्ड स्टेप में बायोसॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट करेंगे। इससे मुराद ये कि हमने बैक्टीरिया को एक्सपोज कर देना है वाटर में। जैसे कि ये है, हमने इसे जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये कैडमियम को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हमने इसे एक्सपोज कर दिया वाटर सिस्टम में। जब इसके साथ पूरे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए जो मैंने आपको पहले 6 से 7 स्टेप बताए हैं, अटैचमेंट, सरफेस टेंशन, एक्यूमुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब प्रोसेस यहाँ पर होंगे, और उसके बाद जाकर जो है यहाँ से वाटर ट्रीट होके तो ये क्लीन हो गया है। अब इसमें कैडमियम बहुत कम है, तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर, पीएच, कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरिया, ये सब बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो एक बैक्टीरियल स्पीशी वाटर को जो है वो क्लीन कर देती है, कंटामिनेटेड वाटर को। ओके, और लास्ट वन है रीजनरेशन और रिकवरी, यानी कि फिर क्या होगा एट द एंड, जब वो वाटर क्लीन कर लेगा तो वो बैक्टीरिया जो है वो पानी के अंदर ही मौजूद है, वो मौजूद है, वो वहाँ पर पानी को क्लीन ही, वाटर को क्लीन ही करता रहेगा, इस तरह से कि उसके सेल वॉल के साथ अटैच हो रहे हैं हैवी मेटल्स। फिर एक ऐसा भी वक्त आता है कि वो बिल्कुल मशीनरी डाउन हो जाती है एक बैक्टीरिया की, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो मजीद वाटर को क्लीन कर सके, तो वो वहाँ पर डेड हो जाता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमें उसे चेक करते रहना चाहिए, और अगर वो डेड हो गया, वो मजीद नहीं कर पा रहा, तो उसे फ़ौरन रिमूव कर देना चाहिए। और एक ये ऑप्शन भी है, सेकंड ये कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो जो है कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट करते रहते हैं, वो वाटर को भी क्लीन करते रहते हैं, वो टॉक्सिसिटी को भी कम करते रहते हैं, और खुद भी अपने नंबर्स को इंक्रीज करते रहते हैं, और उन पर इतना हैवी मेटल्स का इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल बायोसॉर्प्शन की। हम जनरल जो है वो देखते हैं कि हम लेड या कैडमियम को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। लेड को रिमूव करने के लिए वही सेम, कि पहले तो वो आकर या तो वो सेल वॉल में रिटेन कर देगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, या वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। थर्ड, या तो वो साइड पोर्स के साथ बाइंड कर जाएगा, या उसकी खिलेशन हो जाएगी ऑर्गेनिक मेटल्स के साथ, या वो यहीं पर मौजूद रहेगा, उसकी बायोमिनरलाइजेशन हो जाएगी। तो ये जो है ये तो 4-5 मेथड्स हैं जो यहाँ पर पॉसिबल है लेड के लिए। जबकि कैडमियम में क्या होता है, कैडमियम अनदर एग्जांपल शोइंग द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल बायोसॉर्प्शन। कैडमियम जो है वो फर्स्ट आकर सेल वॉल के साथ अटैच होगा, फिर उसकी जॉर्प्शन होगी, जॉर्प्शन में वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, और देन आउट ऑफ द सेल एक्सक्रीट बाय बैक्टीरियल सेल। तो ये जनरल मैकेनिज्म है लेड और कैडमियम के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायोसॉर्प्शन बाय बैक्टीरियम के फैक्टर्स जो है वो कौन से कुछ फैक्टर्स हैं जो बायोसॉर्प्शन को बहुत
इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पीएच। पीएच रेंज जो सब बैक्टीरियल स्पीशीज के लिए है वो 4 से लेके 8.5 और 9 तक है। अब हर बैक्टीरिया की डिफरेंट है, तो जिस और ये पीएच में ज़रा सा भी फर्क आता है तो बैक्टीरिया इस काबिल नहीं होता कि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके और बायोअब्जॉर्प्शन शो कर सके। इसी तरह टेम्परेचर रेंज हर बैक्टीरिया की डिफरेंट है। अगर टेम्परेचर में भी फर्क आता है तो वो बैक्टीरिया unable to survive there and to clean the water. नेक्स्ट कॉन्टेक्ट टाइम। कॉन्टेक्ट टाइम से मुराद के हमने जब एक्सपोज किया बैक्टीरिया को वाटर में तो कितनी जल्दी हैवी मेटल्स उसके साथ उसके सेल वॉल के साथ बाइंड कर गए। तो जितनी स्पीड से हैवी मेटल्स बाइंड करेंगे इस सेल वॉल के साथ उतनी ही स्पीड से बायोअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स यानी कि अगर हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा है वाटर में तो बायोअब्जॉर्प्शन का रेट ज़रा स्लो होगा। फिर बैक्टीरियल बायोमास कंसंट्रेशन यानी कि बैक्टीरिया कितने नंबर्स में है। बैक्टीरिया की अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स में है तो बहुत ज़्यादा बायोअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है उसका रेट इंक्रीज होगा। अगर नंबर कम है तो एब्जॉर्प्शन का मेथड इतना नहीं फास्ट होगा। बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक्स यानी कि बैक्टीरिया की सेल शेप, साइज और उसका नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन में। अगर सेल साइज लार्ज है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, बायोअब्जॉर्प्शन होगी। अगर कम है तो स्लो रेट पर होगी बायोअब्जॉर्प्शन। इंटरफेरेंस फ्रॉम को एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस यानी कि अगर अब जैसे हैवी मेटल्स के अलावा वहाँ पर डाइज, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और कुछ अदर भी जो है वो मौजूद हैं तो उस वजह से भी वो इंटरफेरेंस करते हैं। यानी कि फिर वो क्या होगा, हमने अगर बैक्टीरिया एक्सपोज करवाया हैवी मेटल्स के लिए तो बाइंड आगे कर जाएंगे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, तो फिर हैवी मेटल्स रिमूव नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए इंटरफेरेंस भी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है बायोअब्जॉर्प्शन में। फिर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट वहाँ पर अवेलेबल है, फेवरेबल कंडीशन है, बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो बायोअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इसलिए भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करती है बायोअब्जॉर्प्शन को। फिर है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स यानी कि कुछ ऐसी टॉक्सिक कंपाउंड्स होती हैं जो बैक्टीरिया को ही फौरन से खत्म कर देती हैं कि वो बायोअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ना कर सके। तो इस तरह ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बायोअब्जॉर्प्शन बाय बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल बायोअब्जॉर्बेंट्स। ऐसे बैक्टीरिया जो बायोअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शो कर रहे हैं उन्हें हम बायोअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो बैक्टीरियल बायोअब्जॉर्बेंट्स जो है वो तीन तरह के होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, केमिकली मॉडिफाइड एंड इमोबिलाइज्ड। जैसे कि उसके नाम से जेनेटिकली तो इसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक होगी, केमिकली है तो उसकी केमिकल्स में उसके फंक्शनल ग्रुप्स में कुछ चेंजेस होंगी, और इमोबिलाइज जैसे कि उसके नाम से है वो फिक्स्ड हो गए बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोअब्जॉर्बेंट्स यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक होगी। तो इसमें सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को सिलेक्ट करना है, उसमें से जीन को आइसोलेट कर लेना है, फिर उसे प्लाज्मिड बनाना है यानी किसी वेक्टर में एडजस्ट कर देना है, इंसर्ट कर देना है। फिर उस प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म कर देना है किसी अदर बैक्टीरियल सेल में, जैसे कि ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने इसके क्या स्टेप है, सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया, फिर उसमें से जीन को आइसोलेट किया, वेक्टर में इंसर्ट किया, वेक्टर में इंसर्ट करने के बाद उनमें से अनदर बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए पीसीआर की देखा कि क्या यहाँ पर वो नंबर उनके इंक्रीज हो रहे हैं, और जब इंक्रीज हो रहे थे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रही थी, फिर हमने एट द एंड वहाँ पर क्या किया, उस बैक्टीरिया को फिर मजीद कल्चर करवाया, फिर उसे एक्सपोज कर दिया वाटर सिस्टम में, और फिर वो वहाँ पर उसका नंबर इंक्रीज भी होता रहा, वो रीजनरेट भी होता रहा, रीयूज भी होता रहा। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया, आइसोलेट किया, अनदर बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, फिर हमने उसकी मॉडिफिकेशन को चेक करने के लिए उसकी स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग के बाद हमने उसको एक्सपोज कर दिया वाटर सिस्टम में जहाँ पर वो अपना प्रोसेस करता रहा, और एट द एंड वहाँ पर ही वो रीजनरेट करता रहा, वाटर को भी क्लीन करता रहा और अपने
नंबर्स को भी मेंटेन करता रहा। इसकी एग्जांपल में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो है इशर्शिया कोलाई एंड बेसिलस सब्टिलस। तो ये रिमूव करते हैं हैवी मेटल्स को, जबकि बेसिलस रिमूव करते हैं डाइस को। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोसॉर्बेंट्स हैं दोनों, और ये स्पेसिफिक है सिर्फ हैवी मेटल्स के लिए और ये स्पेसिफिक है डाइस के लिए। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है बायोसॉर्बेंट्स की वो केमिकली मॉडिफाइड बायोसॉर्बेंट्स, यानी कि बैक्टीरिया जो है ऑल्टर थ्रू द सरफेस प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसीजर आता है वो इसमें होगी फंक्शनलाइजेशन। फंक्शनलाइजेशन में फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, वहां पर आकर हैवी मेटल अटैच हो जाएंगे। देन उनमें क्रॉस लिंकिंग होगी, यानी कि बॉन्ड्स बनेंगे, और फिर उनकी कोटिंग होती जाएगी और एक थिन लेयर बना देंगे। जैसे ही वो थिन लेयर बनाएंगे तो वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे हैवी मेटल्स की अटैचमेंट के लिए, और एट द एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी उनमें होंगी। पहले उनमें क्या हुई, केमिकल मॉडिफिकेशन हुई कि फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हुए, क्रॉस लिंकिंग हुई, कोटिंग हुई, और देन फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई। स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया गया बैक्टीरियल सेल में, और इसकी वजह से इसे केमिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, पॉलीएमाइड्स, पॉलीएस्टर्स, पॉलीफॉस्फेट। तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच मौजूद है, और ये इनके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट हैवी मेटल्स को अलाउ करते हैं कि वो इनके साथ आकर बाइंड करें। बाइंड करने के बाद क्या होगा, वही सेवरल स्टेप्स होंगे, अटैचमेंट होगी, सरफेस टेंशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन, और एट द एंड डी अटैचमेंट और एक्सप्रेशन। तो वो बैक्टीरिया जो जेनेटिकली जो सॉरी केमिकली मॉडिफाइड बायोसॉर्बेंट्स हैं, तो उनमें सेक्रोमाइसिस सर्वोच्च है जो कि रिमूव करता है कैडमियम, कॉपर, जिंक को और डाइस को, जो कि इस तरह से होता है। फिर इसकी जैसे कि पीछे डायग्राम्स में दिखाया गया है, इसकी भी फिर बैक्टीरिया का स्ट्रेन सेलेक्ट किया जाएगा, कॉलोनीज बनाई जाएंगी, देन एक्सपोज किया जाएगा। और एक अनदर एग्जांपल है सोडोमोनास। तो इसमें भी हैवी मेटल्स ये सिर्फ और सिर्फ लेड और जिंक को रिमूव करता है कंटामिनेटेड वाटर से। थर्ड टाइप हमारे पास आती है इमोबिलाइज बैक्टीरिया। इमोबिलाइज उनके उसके नाम से ही पता है कि ये बैक्टीरिया जो है ये फिक्स्ड पोजीशन में किसी सॉलिड स्पॉट के साथ ये फिक्स्ड होगा, और वहीं पर ये बायोअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करेगा। ऐसा बैक्टीरिया जो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन में और बायोअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो कर रहा है उसे इमोबिलाइज बायोसॉर्बेंट्स कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसके स्टेप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले इंट्रैपमेंट होगी। इंट्रैप होंगे हैवी मेटल्स सेल वॉल, हैवी मेटल सेल वॉल के साथ अटैच होने से पहले बैक्टीरिया जो है वो किसी सॉलिड मैस के साथ इंट्रैप होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा एड्सॉर्प्शन का। फिर होगी एड्सॉर्प्शन जो इस तरह से होगी। फिर होगी क्रॉस लिंकिंग बैक्टीरिया की सॉलिड मैस के साथ, और फिर होगा कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये सब चीजें अब जैसे ये हम पढ़े कि इंट्रैपमेंट होगी, एड्सॉर्प्शन होगी, इनकैप्सुलेशन होगी और कोवलेंट अटैचमेंट होगी। देन उसके बाद जो है वो फर्दर सारे स्टेप्स होंगे। फिर सेल वॉल के आगे स्टेप्स होंगे, वो सेल वॉल के साथ रहेंगे या साइटोप्लाज्म में जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रैपमेंट होगी, और देन जो है वो एड्सॉर्प्शन होगी जिसमें वो सॉलिड मटेरियल के साथ एड्सॉर्ब होंगे। फिर वो इनकैप्सुलेट होंगे और देन कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे। नेक्स्ट कौन ये बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है ये रिमूव करेगा हैवी मेटल्स को। ये इमोबिलाइज बैक्टीरिया, ये पहले सबसे पहले क्या होगा, ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को कल्चर करवाने के बाद इससे सॉलिड स्पॉट के साथ ये फिक्स्ड होगा। फिर वहां पर ये इंट्रैप करेगा, इनकैप्सुलेशन करेगा, क्रॉस लिंकिंग करेगा, और एट द एंड कोवलेंट अटैचमेंट करेगा। और इसी तरह ये स्टेफाइलोकोकस है, ये भी हैवी मेटल्स और डाइस को रिमूव करेगा। तो इसमें हैवी मेटल्स कॉपर, क्रोमियम और कैडमियम है, यानी कि सी फैमिली है। सेकेंड लास्ट हमारा इसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ बायोअब्जॉर्प्शन बाय बैक्टीरिया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि मैनेजेबल है इसकी कॉस्ट, हम ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें वर्सेटिलिटी है, यानी कि ये डिफरेंट हैवी मेटल्स को हाई रेट पर रिमूव कर सकता है,
और ये देखें हाई रिमूवल एफिशिएंसी है कि जल्दी जल्दी से कर सकता है। इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, इसमें रीजनरेशन पोटेंशियल है यानी कि रीजनरेट भी होता रहता है। और कंपैटिबिलिटी विद नेचुरल सिस्टम के, अब जैसे वाटर है वहाँ पर जो है लेक्स पॉन्ड्स वगैरह ये नेचुरल इकोसिस्टम में भी जो है वो बायोसॉर्प्शन बाय बैक्टीरिया हो सकता है। उसके बाद लास्ट है डिसएडवांटेज ऑफ बायोसॉर्प्शन बाय बैक्टीरिया। तो डिस एड्सॉर्प्शन में इसमें लो सिलेक्टिविटी है यानी कि एक बैक्टीरिया है ना वो सिर्फ हैवी मेटल्स को कर रहा है और हैवी मेटल्स भी सिर्फ लेड और जिंक है, तो वो इसमें लो सिलेक्टिविटी है। और स्पेसिफिसिटी यानी स्पेसिफिक हैवी मेटल्स को रिमूव करेगा। फिर ये डाइज, वो बैक्टीरिया जो हैवी मेटल्स को रिमूव करने की कैपेसिटी रखते हैं वो डाइज को नहीं रिमूव कर सकेंगे। इसी तरह फिर इसमें बायोमास डिस्पोजल भी है यानी कि अगर बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो डेड हो चुका है उसको जल्दी से रिमूव करना भी वहाँ से ज़रूरी है ताकि वो दोबारा से वहाँ पर जो है वो हैवी मेटल्स को मतलब ना एक्सपोज करके वाटर में। स्केल अप चैलेंजेस है यानी कि हम बायोसॉर्प्शन बाय बैक्टीरिया को स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल तक कर सकते हैं, यानी लैब में भी बायोसॉर्प्शन बाय बैक्टीरिया कर सकते हैं और किसी पॉन्ड लेक वगैरह में भी कर सकते हैं। पोटेंशियल फॉर सेकेंडरी पोल्यूशन और सेल वेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, और ये टाइम टेकिंग है और ये कॉम्प्लेक्स है यानी कि ये सेल को मेंटेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक वक्त आता है कि जब इसकी मशीन खत्म हो चुकी होती है। That's all about biosorption by bacteria.